बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। जरा इस स्टेटमेंट को देखिए। जी, कुछ याद आया? जी, हमने एक्सरसाइज 5.1 के लेक्चर नंबर 1 में ये स्टेटमेंट डिस्कस की थी। हमने वहां बात की थी कि हम इसे चैप्टर के एंड पर सॉल्व करेंगे, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आइए इस प्रॉब्लम को दोबारा से समझते हैं और फिर बात करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड सोइंग मशीन्स. He has only rupees 5,760 to invest and has space at most for 20 items. A fan costs him rupees 360 and a sewing machine costs him rupees 240. His expectation is that he can sell a fan at a profit of rupees 22 and a sewing machine at a profit of rupees 18. Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट? स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में एक शख्स पंखों और सिलाई मशीनों का कारोबार करता है। उसकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा 20 चीजें रखी जा सकती हैं, यानी सिर्फ 20 फैंस, सिर्फ 20 सिलाई मशीनें, या कलेक्टिवली दोनों का जो सम है वो 20 या 20 से कम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स रखी जा सकती हैं। उसके पास 5,760 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हम फर्ज ये कर रहे हैं कि इस वक्त उसकी दुकान खाली है, मॉर्निंग का टाइम है और वो परचेजिंग के लिए जा रहा है, यानी पंखे और सिलाई मशीनें खरीदने के लिए जा रहा है। एक पंखे की कीमत हमें यहां पर बताया गया है कि 360 रुपए है और एक सिलाई मशीन की कीमत 240 रुपए है। एक पंखा बेचने पर उसे 22 रुपए प्रॉफिट होगा और एक सिलाई मशीन बेचने पर उसे 18 रुपए प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट्स, वो अब ये सोच रहा है कि किस तरह से अपनी इस इन्वेस्टमेंट को यूज करे, कितने पंखे और कितनी सिलाई मशीनें खरीदे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो इस इन्वेस्टमेंट पर। हम फर्ज ये कर रहे हैं कि वो उसी दिन सारी चीजें बेचकर फारिग हो जाएगा। हमें उसे बीइंग मैथमेटिशियन बेस्ट सॉल्यूशन बताना है अपनी इन्वेस्टमेंट को के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। स्टूडेंट्स, ये है वो प्रॉब्लम कि जिसे हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां जो वर्ड प्रोग्रामिंग है इसका ताल्लुक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से नहीं है। प्रोग्रामिंग का यहां पर जो मतलब लिया जा रहा है वो है चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। हमें यहां पर उसे उसका कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि जिसकी मदद से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। वर्ड जो लीनियर यूज किया गया प्रोग्रामिंग से पहले, लीनियर इसलिए यूज किया गया कि इस प्रॉब्लम में जो फंक्शन बनेगा वो लीनियर होगा, जो इक्वेशंस बनेंगी वो लीनियर होंगी, जो इनइक्वालिटीज बनेंगी वो भी लीनियर होंगी। स्टूडेंट्स, हम इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में समराइज करते हैं। सबसे पहली चीज, टोटल अमाउंट to invest rupees 5,760। दूसरी चीज मैक्सिमम स्पेस उसकी शॉप में जो है, मैक्सिमम स्पेस इन शॉप इज इक्वल टू 20 आइटम्स। अब स्टूडेंट्स, हमें यह फैसला करना है कि वो कितने फैंस और कितनी सिलाई मशीनें खरीदे। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैंस को हम कह देते हैं X और नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स को हम कह देते हैं Y। लेट X बी नंबर ऑफ फैंस, Y बी नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स। अब जो बाकी बातें हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स,
एक पंखे पर उसे 22 रुपए प्रॉफिट होता है और एक सिलाई मशीन पर उसे 18 रुपए प्रॉफिट होता है। अगर वो एक्स फैंस और वाई सोइंग मशीन्स सेल करता है तो उसका टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? चले मैं आसान बना देता हूं। एक पंखे का प्रॉफिट है 22 रुपए, दो पंखों का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? जी 22 इंटू 2 यानी 22 मल्टीप्लाइड बाय 2। तीन पंखों का प्रॉफिट 22 मल्टीप्लाइड बाय 3। चार पंखों का प्रॉफिट 22 मल्टीप्लाइड बाय 4। एक्स पंखों का प्रॉफिट 22 मल्टीप्लाइड विद एक्स। ये है पंखों का प्रॉफिट, ये मेरा रफ एरिया, ये आ गया पंखों का प्रॉफिट। एक सिलाई मशीन पर प्रॉफिट है 18 रुपए, दो पर 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 पर 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 और वाई सोइंग मशीन्स पर 18 मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब टोटल प्रॉफिट क्या होगा? जी 22x प्लस 18y, ये बन जाएगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हम इस प्रॉफिट को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, इनफैक्ट एक फंक्शन की फॉर्म में। हम इसे कहेंगे प्रॉफिट फंक्शन। हम यहां लिखेंगे बाय गिवन इंफॉर्मेशन we have P for profit, and profit is depending upon number of fans and number of sewing machines, is equal to 22x plus 18y। ये स्टूडेंट्स प्रॉफिट फंक्शन आ गया हमारे पास। हमने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब स्टूडेंट्स दूसरी बातें हम जरा देखते हैं। हमें यहां पर बताया गया प्रॉब्लम के अंदर कि उसकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स रखने की जगह है। अब नंबर ऑफ फैंस हैं x, नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स हैं y, ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स होनी चाहिए उसकी दुकान में। अब यहां से हमें क्या मिलता है? जी अगर आप फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटीज और इनएग्जैक्ट क्वांटिटीज। अब यहां पर बताया गया कि एट मोस्ट 20 आइटम्स, ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स, तो ये एग्जैक्ट बात नहीं है। यहां से इनफैक्ट बनेगी इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास नंबर ऑफ फैंस अगर x है, नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स अगर y हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 20 या 20 से लेस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 20 से मुराद है 20 या 20 से लेस। तो हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20। दोनों का सम 20 या 20 से लेस होना चाहिए। 20 भी हो सकता है, 20 से लेस भी हो सकता है। अब दूसरी बात, हमारी जो टोटल अमाउंट टू इन्वेस्ट है वो है 5,760 रुपए। जब वो मार्केट जाएगा 5,760 रुपए लेकर जेब में, तो क्या बिल एग्जैक्टली 5,760 रुपए बनेगा? हो भी सकता है। क्या बिल 5,760 रुपए से ऊपर जा सकता है? द आंसर इज नो। बिल या तो 5,760 रुपए एग्जैक्टली होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। हो सकता है कि उसके पास ऊपर कुछ ऐसे पैसे बच जाएं कि जिससे ना तो पंखा खरीदा जा सकता हो, ना सिलाई मशीन खरीदी जा सकती हो। सो जो टोटल जो उसका बिल है वो 5,760 रुपए या 5,760 रुपए से लेस होना चाहिए। अब बिल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, हमारे पास एक पंखे की जो कीमत है वो हमें यहां बताएगी 360 रुपए है। दो पंखों की कीमत हो जाएगी 360 मल्टीप्लाइड विद 2। तीन पंखों की कीमत 360 मल्टीप्लाइड विद 3। एक्स पंखों की कीमत 360 मल्टीप्लाइड विद एक्स होगी। इसी तरह एक सिलाई मशीन की कीमत है 240 रुपए। 240 इंटू वाई, ये सिलाई मशीनों का बिल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। मैं जरा इन्हें यहां लिख दूं ताकि आप बात आसानी से समझ जाएं। 360x ये पंखों का बिल, 240y ये सिलाई मशीनों का बिल। आप यहां पर x की वैल्यू डालेंगे, टोटल बिल बन जाएगा पंखों का। यहां पर y की वैल्यू डालेंगे तो टोटल बिल बन जाएगा सिलाई मशीनों का। इन दोनों का सम हमारा जो है वो 5,760 रुपए के इक्वल या लेस होगा। हम यहां लिखेंगे 360x
प्लस 240y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5760। ये इनफैक्ट रुपीज हैं। अब स्टूडेंट्स एक और बात, x जो है वो नंबर ऑफ फैंस हैं। क्या नंबर ऑफ फैंस नेगेटिव हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में? द आंसर इज नो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि नंबर ऑफ फैंस या नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स नेगेटिव हो। अब ये दोनों क्वांटिटीज इनफैक्ट नॉन नेगेटिव कंसिडर होंगी। आप फैंस को जीरो कर सकते हैं, हो सकता है जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो उसमें ये कंक्लूजन निकले कि उसे फैंस खरीदने ही नहीं चाहिए, हो सकता है कंक्लूजन ये निकले कि उसे सोइंग मशीन्स खरीदनी नहीं चाहिए। यानी x और y की वैल्यूज जीरो हो सकती हैं, जीरो से ग्रेटर हो सकती हैं, लेकिन जीरो से नीचे नहीं आ सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैंस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डेफिनेशंस भी साथ समझते हैं जो अब हमें इनफैक्ट जरूरत है इस एक्सरसाइज के साथ। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जो हमने प्रॉफिट फंक्शन बनाया है यह है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जरा डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन इज द गोल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दैट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो प्रॉफिट है, हमने तो इसे मैक्सिमाइज ही करना होता है, मिनिमाइज तो हमने करना नहीं होता। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऐसे भी आएंगे जिसमें कॉस्ट फंक्शन बनेगा। अगर हमें बिजनेस ग्रो करना हो तो हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। सो अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो मैंने यहां पर pxy इज इक्वल टू 22x प्लस 18y ये जो प्रॉफिट फंक्शन बनाया ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन, हमें यहां पर दो क्वांटिटीज के बारे में डिसीजन लेना है। हमें नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स के बारे में डिसीजन लेना है कि हमें किस तरह से इनकी परचेजिंग करनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। स्टूडेंट्स, ये जो x और y हमने लेट किया, नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स, इन्हें कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल्स। अब डिसीजन वेरिएबल्स की प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, क्वांटिटीज which are to be decided in a linear programming problem are called decision variables. The quantities which are to be decided in a linear programming problem are called, in fact quantities हैं, are called decision variables. Students, next है हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। कंस्ट्रेंट्स का मतलब रुकावटें, लिमिटेशंस। अब वो क्या थी? 5,760 रुपए की इन्वेस्टमेंट, ये उसके आगे एक हर्डल है, इससे ज्यादा उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे ज्यादा उसका बिल नहीं बनना चाहिए, और 20 आइटम्स जो उसकी दुकान में रखने की ज्यादा से ज्यादा जगह है। ये स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट थे। अब इन कंस्ट्रेंट्स को प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, थर्ड डेफिनेशन है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, द रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड एज लीनियर इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर 4 इनइक्वालिटीज बनी। स्टूडेंट्स, इन इनइक्वालिटीज को इस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, इसमें एक वैल्यू x होगी, एक वैल्यू y होगी। हमारे इस केस में x नंबर ऑफ फैंस हैं, y नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स हैं। स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ फैंस और नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स के जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब सवाल यह है कि हमारे सॉल्यूशन रीजन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं? जी, हमारे सॉल्यूशन रीजन के अंदर
इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट के अगेंस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब x और y की वैल्यू। अब सवाल यह है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा सॉल्यूशन बुनियादी तौर पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन। अब इसमें वन ऑफ जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पर भी, यानी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की। स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गई हमारी डेफिनेशंस की डिस्कशन। अब हम बना लेते हैं प्रोसीजर इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी प्रोसीजर टू डिटरमिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब इसका है पहला स्टेप। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स टू डिटरमिन द फिजिबल रीजन। यानी पहला स्टेप यह है कि जो भी आपके सामने लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उस प्रॉब्लम के अंदर, उनका सॉल्यूशन सेट ग्राफ कर लें। यह काम हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी किया, हमने एक्सरसाइज 5.2 में भी किया। नंबर टू स्टेप है फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यह काम भी हम करना जानते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमने सीख लिया था एक्सरसाइज 5.1 में ही, 5.2 में भी हमने ये काम किया। यानी सेकंड स्टेप, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करें फिजिबल रीजन के। नंबर थ्री स्टेप स्टूडेंट्स, ये वही है जो थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग से लिया गया, यानी इवेलुएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हर कॉर्नर पॉइंट पर इवेलुएट करें और देखें कि किस वैल्यू पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। जिस पर मैक्सिमम हो रहा हो या जिस पर मिनिमम हो रहा हो, दोनों सॉल्यूशंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाते हैं। सवाल यह होता है कि हमें वहां पर मैक्सिमाइजिंग रिक्वायर्ड है या मिनिमाइजिंग रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम पूरे प्रोसीजर के साथ। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम के डेटा को इस अंदाज में समराइज कर लें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बाकायदा हेडिंग देकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखें और उसके बाद प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स की हेडिंग देकर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स लिख लें, यानी इन्वॉल्व्ड लीनियर इनइक्वालिटीज लिख लें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसका पहला स्टेप है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स टू फाइंड द फिजिबल रीजन। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 में सीखा। यह है हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज। इनको नाम दे लेते हैं 1, 2, 3 और 4 का। 1, 2, 3 और 4। 1 by 1 इन पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, वन की एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इस एसोसिएटेड इक्वेशन से बनेगी स्लैंट स्ट्रेट लाइन। चूंकि इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, उसको हम कहेंगे लाइन 1। अब वो स्लैंट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए हैं। वो 2 पॉइंट्स हम x और y इंटरसेप्ट्स मालूम करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि हम बनाते हैं इंटरसेप्ट टेबल। स्केल की मदद से आप बनाइएगा ताकि खूबसूरती आए। y की वैल्यू 0 पुट करने से हमें मिलेगा x इंटरसेप्ट। y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी 20 है इसका x इंटरसेप्ट। और x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू आ गई 20 ही इसका y इंटरसेप्ट। अब हम
मालूम करेंगे कि हमें किस साइड पर शेडिंग परफॉर्म करना है उस स्लांट लाइन के। स्टूडेंट्स, हमारे पास चूंकि कांस्टेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि ये जो स्लांट लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। अगर कांस्टेंट जीरो हो तो लाइन ओरिजिन से पास कर जाती है। अब चूंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। हम यहां पर हेडिंग देंगे ओरिजिन टेस्ट। x और y की जगह पर 0 और 0 पुट किया, लेस देन 20, 0 लेस देन 20, इट इज ट्रू, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी की जानिब, दिस वन। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज 360x plus 240y is equal to 5760। स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम किसी भी, यानी इन तीनों नंबर्स को इनफैक्ट 120 से अगर डिवाइड कर लें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हर नंबर को 120 से डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर हमें हासिल होगा, इनफैक्ट बनेगी अब लाइन 2 इस इक्वेशन से। 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 3, यहां पर 2, और 5760 को 120 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इट इज 48, सॉरी। अब हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। टेबल बनाएंगे। x और y को 0 पुट करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 16। x को 0 पुट करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 24। x इंटरसेप्ट है 16 और y इंटरसेप्ट है 24। ओरिजिन टेस्ट। (360 into 0 plus 240 into 0 less than 5760. 0 less than 5760, it is true. स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज की जानिब। स्टूडेंट्स, इन इनइक्वालिटीज की जानिब। स्टूडेंट्स, इन इनइक्वालिटीज को नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। चूंकि x की यहां पर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और यहां पर y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इन इनइक्वालिटीज को नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। अब हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज 3 इज, इससे बनेगी लाइन 3 और ये x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से मुराद y एक्सिस। और इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 4 इज 4 इज, इससे बनेगी लाइन 4, यानी y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। अब स्टूडेंट्स, हम इन एसोसिएटेड इक्वेशंस के मुताबिक बनाएंगे ग्राफ। तो बढ़ते हैं ग्राफ की जानिब। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन। अब हम पहले देख लेते हैं अपने x और y इंटरसेप्ट्स को। स्टूडेंट्स, जो पहली एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई उसमें दोनों इंटरसेप्ट्स 20 हैं, यानी x इंटरसेप्ट भी 20 और y इंटरसेप्ट भी 20।
दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन से x इंटरसेप्ट हमें मिला 16 और y इंटरसेप्ट मिला हमें 24। स्टूडेंट्स ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं, अभी तक हमें इतने बड़े नंबर्स का सामना नहीं हुआ। हमने x एक्सिस y एक्सिस पर जो स्केलिंग यूज की वो 1 2 3 4 5 थी। अब आप क्या करें, आप या तो इक्वल डिस्टेंसेस पर इवन नंबर्स ले लें, यानी 0 के बाद 2 4 6 8, या तो आप ये काम कर लें, या आप 0 के बाद 4 8 12 16 इस तरह से कर लें। जो आपको बेहतर लगे आपके पेज पर, जिससे ज्यादा खूबसूरती आए, वो आप पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया एक्स वाई प्लेन। अब हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन के इस पे लोकेट करते हैं। एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पर 20, डॉट्स लगाए, दोनों को ज्वाइन किया, दोनों साइड्स पर एरो हेड बनाए और इसके साथ लिख दिया लाइन 1। इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म होगी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन 2 से जो हमने इंटरसेप्ट मिले, एक्स इंटरसेप्ट 16 और वाई इंटरसेप्ट 24, दोनों को लोकेट किया, डॉट्स लगाए, स्लांट लाइन ड्रॉ की जिसने पहली लाइन को इंटरसेक्ट भी कर दिया। हमने दोनों साइड्स पर एरोहेड बनाए, इसके साथ लिखा लाइन 2, और इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी क्योंकि इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू था। अब हमारी लाइन 3 x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, और लाइन 4 y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि शेडिंग फर्स्ट रीजन के अंदर परफॉर्म की जाएगी, जो भी फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज के मुताबिक होगी। अब स्टूडेंट्स हमने मार्किंग कर ली है कि शेडिंग कहां होनी चाहिए, यानी तमाम इनइक्वालिटीज के मुताबिक। अब शेडिंग फाइनलाइज कर ली आपने जी, ये है वो रीजन कि जहां पर शेडिंग परफॉर्म होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहां पर हमने शेडिंग परफॉर्म कर दी, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन रीजन इन इनइक्वालिटीज का जो कि हमें गिवन थी। सॉल्यूशन रीजन किस टाइप का है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? द आंसर इज ये बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन की जरा डेफिनेशन रिकॉल कर लें यहां पर जी। अ सॉल्यूशन रीजन which can be enclosed in a circle of finite radius is called bounded solution region। अगर आप इसमें से solution का वर्ड निकाल भी दें, bounded region को भी आप इस तरह से कह सकते हैं, a region which can be enclosed in a circle of finite radius is called bounded region। ये स्टूडेंट्स कन्वेक्स रीजन है या कनकेव है? द आंसर इज कन्वेक्स। लीनियर इनइक्वालिटी से बनने वाला रीजन हमेशा कन्वेक्स रीजन ही होगा। अब स्टूडेंट्स हमें इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन रीजन के, हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन के साथ हम सफर शुरू करते हैं। जहां पर स्लाइड टर्न भी आएगा हम उसे कॉर्नर पॉइंट कंसीडर करेंगे। आप जरा ओरिजिन को देखें, क्या ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट है? द आंसर इज यस। इसको नाम दे दे O का। यह है आपका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0। इसके बाद आप एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करें, आप चलते चले गए, एक टर्न आ गया, यहां पर आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट, इसे नाम दे दे A का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 16,0। अब स्टूडेंट्स आप स्लांट लाइन के ऊपर आ गए, आप चलते चले गए, फिर एक स्लाइड टर्न आ गया, यहां से आप दूसरी स्लांट लाइन पर जा रहे हैं, तो ये टर्न आ गया, ये तीसरा इनफैक्ट कॉर्नर पॉइंट, इसको नाम दे दे B का। ये चूंकि क्वाड्रेंट के अंदर है, ये हमें मालूम करना होगा, और ये कैसे हम मालूम करेंगे जी? किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? द आंसर इज लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। सो हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ये कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। अब आप आगे बढ़े, आप पहुंच गए y एक्सिस पर। y एक्सिस से आपने नीचे की तरफ सफर शुरू करना है, तो यहां पर फिर बन रहा है कॉर्नर पॉइंट। इस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी? 0,20। 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें नोन है और एक कॉर्नर पॉइंट दैट इज B, वो हमें फाइंड आउट करना है। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम तीसरे स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। तो अब परफॉर्म करते हैं दूसरा स्टेप, फाइंडिंग द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यहां पर हेडिंग देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड B
स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने से पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद बेसिकली पेज पर आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होंगे। टू फाइंड बी, सॉल्विंग L1 and L2 साइमल्टेनियसली। हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और लाइन 2 की इक्वेशन थी जो हमने सिंप्लीफाई कर ली थी, दैट वाज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। स्टूडेंट्स, हमें इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्या करें जी? बहुत ही आसान है। आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लाइन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लाइन 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई लाइन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट लाइन 2। L1 और L2 से मुराद लाइंस भी हैं और इन इक्वेशंस का नाम भी यही है। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। y इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमें मिल गई 12। अब ये y की वैल्यू आप पुट कर देंगे लाइन 1 में, पुटिंग इन लाइन 1 x प्लस 12 is equal to 20, x is equal to 20 minus 12 is 8. So, B कॉर्नर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 12। अब हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स को लिस्ट कर लेते हैं। Hence, कॉर्नर पॉइंट्स आर फर्स्ट हमारा ओरिजिन 0 0, नेक्स्ट हमारा कॉर्नर पॉइंट ए दैट वाज 16 0, नेक्स्ट हमारा कॉर्नर पॉइंट बी दैट इज 8 12 और नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट सी दैट इज 0 20। ये स्टूडेंट्स हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारा तीसरा स्टेप है इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट। अब इस इवैल्यूएशन के लिए हम बनाएंगे इनफैक्ट एक टेबल जिसके अंदर हम ये इवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, इस किस्म का आप टेबल बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए हर कॉर्नर पॉइंट पर। हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन यानी 0,0। आप यहां लिखेंगे O और इसके कोऑर्डिनेट 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। 22 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 0 कैलकुलेशन की तो ये आ गया 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x नंबर ऑफ फैंस और y नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स। अगर वो 0 फैंस खरीदे, 0 सोइंग मशीन्स खरीदे, यानी कुछ भी ना खरीदे, तो फिर प्रॉफिट 0। डेफिनेटली आप समझ गए कि प्रॉफिट फिर डेफिनेटली 0 ही होगा। उसने जब कुछ खरीदा ही नहीं तो बेचेगा क्या? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट ए दैट वाज 16 0। आप में से बात स्टूडेंट्स के जहन में आइडिया आया होगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ फैंस खरीदने चाहिए, चूंकि फैन पर प्रॉफिट ज्यादा है 22 रुपए। तो स्टूडेंट्स ये वो केस आ गया, वो 5,760 रुपए में ज्यादा से ज्यादा 16 फैंस खरीद सकता है। ये नंबर ऑफ सोइंग मशीन्स हो गए 0। अब देखते हैं कि उसका प्रॉफिट क्या होगा। x की जगह पर 16 और y की जगह पर 0।
22 मल्टीप्लाइड विद 16, परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 22 मल्टीप्लाइड विद 16, दिस इज 352, यानी उसे 352 रुपीज प्रॉफिट होगा इस सूरत में, अगर वो सिर्फ और सिर्फ फैंस खरीदे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है हमारा कॉर्नर पॉइंट बी, दैट इज 812। उसके यानी कोऑर्डिनेट्स हैं 8,12। अगर वो 8 पंखे और 12 सिलाई मशीनें खरीदे। अब स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखें कि वो अपने 5,760 रुपए में ज्यादा से ज्यादा 8 पंखे और 12 सिलाई मशीनें इस कॉम्बिनेशन में खरीद सकता है, और इन दोनों का सम 20 बन रहा है, और 20 आइटम्स वो अपनी दुकान में रख सकता है। इस सूरत में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 22 मल्टीप्लाइड विद 8 प्लस 18 मल्टीप्लाइड विद 12, आंसर इज 392। प्रॉफिट बढ़ गया पहले की निस्बत, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहले वाले से बेहतर है। अभी हमारा एक कॉर्नर पॉइंट बाकी है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज कॉर्नर पॉइंट सी, दैट वाज 020। वो 5,760 रुपए में ज्यादा से ज्यादा 20 सिलाई मशीनें खरीद सकता है। हो सकता है इसे ज्यादा भी खरीद सकता हो, लेकिन चूंकि उसकी दुकान में 20 से ज्यादा चीजें रखने की जगह नहीं है, सो ये बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है कि जिसमें वो फैंस नहीं खरीद रहा और सिलाई मशीनें खरीद रहा है। हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इस सूरत में। 020, 22 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 20। अब 18 इंटू 20 ये बनता है 360। इस सूरत में से 360 रुपए प्रॉफिट होगा। अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रॉफिट कहां आ रहा है? जी, ये है मैक्सिमम प्रॉफिट 392 रुपीज। ये है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम। मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट हमारी हो रही है इनफैक्ट इस कॉर्नर पॉइंट पर। इस कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या है? 8 फैंस, 12 सोइंग मशीन्स। स्टूडेंट्स अगर वो 8 पंखे और 12 सिलाई मशीनें खरीदे तो 5,760 रुपए इन्वेस्ट करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। हम अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंक्लूड किस तरह से करेंगे? हम यहां लिखेंगे द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एज रुपीज 392, यानी ये वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एज रुपीज 392 इफ he will buy 8 fans and 12 sewing machines। स्टूडेंट्स ये हमने इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स इसी तरह का एक और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को भी हमने एक्सरसाइज 5.1 के लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं। हमने वहां बात की थी कि एक शख्स है जिसने कुछ बिल्लियां पाल रखी हैं। अब उन बिल्लियों को खिलाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है फूड एक्स और दूसरी है फूड वाई। फूड एक्स के एक पैकेट की कीमत है 25 रुपए और उसके अंदर 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन और 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है, जबकि फूड वाई के एक पैकेट की कीमत है 30 रुपए और उसके अंदर 3 यूनिट्स हैं प्रोटीन के और 2 यूनिट्स हैं आयरन के। हर बिल्ली को, हमने एनिमल को कह दिया बिल्ली, हर एनिमल को
कम से कम 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन मिलने चाहिए और 16 यूनिट्स ऑफ आयरन मिलने चाहिए ईच डे। अब उसके उन बिल्लियों का जो मालिक है उसके सामने मसला यह है कि वो चाहता है कि उसके पैसे भी कम से कम लगे और बिल्लियों की जो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की और आयरन की वो भी पूरी हो जाए। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फेड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी वो ये जानना चाहता है कि वो फूड एक्स और फूड वाई के कितने कितने पैकेट्स खरीदे कि उसकी कीमत कम से कम लगे, उसका खर्चा कम से कम हो और बिल्लियों की आयरन और प्रोटीन की जो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। स्टूडेंट्स, इस पूरे डेटा को हम किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने डेटा को एक टेबल की फॉर्म में समराइज कर लिया। फूड एक्स, इसमें 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन और इसकी जो एक पैकेट की कीमत है वो है 25 रुपए। फूड वाई, इसके अंदर 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, 2 यूनिट्स ऑफ आयरन और एक पैकेट की कीमत 30 रुपए। अब एटलीस्ट रिक्वायरमेंट भी हमने नोट कर ली। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एक एनिमल के लिए एक दिन के लिए 12 यूनिट्स और एटलीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन 16 यूनिट्स। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है कि उसे कितने पैकेट्स फूड एक्स के खरीदने चाहिए और कितने पैकेट्स फूड वाई के खरीदने चाहिए। हम लेट कर लेते हैं फूड एक्स के पैकेट्स को स्मॉल एक्स, यानी नंबर ऑफ फूड एक्स यूनिट्स हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं और फूड वाई के जो पैकेट्स हैं या यूनिट्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल वाई। लेट एक्स बी number of units of food X and Y be number of units of food Y। अब स्टूडेंट्स, हमारा इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब कॉस्ट हमारी किस पर आ रही है? हमारी फूड एक्स और फूड वाई के पैकेट्स को खरीदने पर हमारी बन रही है कॉस्ट। ये स्टूडेंट्स हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। हम यहां लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हेडिंग देंगे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, यानी एक्स है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एक्स और वाई है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड वाई। तो हम कॉस्ट फंक्शन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी फॉर कॉस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई। और कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा? फूड एक्स के एक पैकेट की कीमत है 25 रुपए और फूड वाई के एक पैकेट की कीमत है 30 रुपए। तो एक पैकेट की कीमत है 25 रुपए, दो पैकेट्स की कीमत जी 25 इंटू 2, 3 पैकेट्स की कीमत 25 इंटू 3। तो हमारे पास हैं एक्स पैकेट्स फूड एक्स के। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई फूड एक्स के एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स की। और इसी तरह फूड वाई के जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो है वाई, तो उसे हम कहेंगे 30y। यहां पर y की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास फूड वाई के जो पैकेट्स हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी। दोनों का सम करने से हमारे पास ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जिसको हमने मिनिमाइज करना है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स को। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, और यह हमें दी गई है एटलीस्ट फॉर्म में। हमें कहा गया है कि हर एनिमल को एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन मिलने चाहिए। अब फूड एक्स के एक पैकेट के अंदर आप जरा देखें, हमारे पास है 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन और फूड वाई के एक पैकेट के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन है। अब हम दोनों पैकेट्स का जो
कलेक्टिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उसको अगर हम देखें तो फूड एक्स का जो एक पैकेट है, नंबर ऑफ पैकेट्स है उसे हमने कहा है स्मॉल एक्स, और फूड वाई के पैकेट्स को हमने कहा है स्मॉल वाई। एक पैकेट में दो प्रोटीन है, दो पैकेट्स में 2 into 2, तीन पैकेट्स में 2 into 3, और एक्स पैकेट्स में हो जाएंगे 2 into x, और इसके लिए 3 into y। ये प्रोटीन्स की जो है वो क्वांटिटी हो जाएगी। अब इन दोनों क्वांटिटीज का सम हमारा जो है वो एटलीस्ट 12 होना चाहिए, यानी प्रोटीन्स का जो सम है दोनों पैकेट से जो मिल रहे हैं उनका सम जो है वो एटलीस्ट 12 होना चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब कम से कम 12 से ज्यादा आप दे सकते हैं लेकिन 12 से कम नहीं। तो स्टूडेंट्स हम इससे बनाएंगे इनइक्वालिटी इनफैक्ट, और ये बनेगी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। फर्ज करें अगर एक पैकेट खरीदा गया फूड एक्स का और दो पैकेट्स खरीदे गए फूड वाई के, तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 6। 6 प्लस 2 8 जो है वो प्रोटीन्स के यूनिट्स की तादाद होगी, और ये जो नंबर बेसिकली आना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अभी मैंने जो 1 और 2 यहां पर पुट किया उससे हमारा नंबर इससे ग्रेटर नहीं आया। हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू तलाश करनी है कि जिस पर कॉस्ट मिनिमम हो और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसी तरह से दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है आयरन की। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। फूड एक्स के अंदर 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है और फूड वाई के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ आयरन है। अब इससे हमें इनइक्वालिटी मिलेगी 4x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, यानी आयरन की जो कलेक्टिव जो क्वांटिटी है दोनों पैकेट से जो रिसीव होगी वो कम से कम 16 यूनिट्स होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो फूड एक्स और फूड वाई के जो पैकेट्स हैं वो क्या उनका जो नंबर है वो नेगेटिव हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यानी आप फूड एक्स के पैकेट या तो नहीं खरीदेंगे 0 या खरीदेंगे, इसी तरह फूड वाई के पैकेट्स आप या तो नहीं खरीदेंगे 0 या आप खरीदेंगे, यानी नेगेटिव ये नंबर्स नहीं हो सकते। सो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एक्स और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड वाई, इनको आप लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये है हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इन दोनों की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फिजिबल रीजन बन जाएगा, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ चुका, हमारे पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स यानी लीनियर इनइक्वालिटीज आ चुकी। आप इन्हें देंगे नाम और इसके बाद आप अपना प्रोसीजर टू डिटरमिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉलो करेंगे। यानी पहला स्टेप उसका होगा ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स टू फाइंड द फिजिबल रीजन। सेकंड स्टेप उसका होगा फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, और थर्ड जो उसका स्टेप होगा वो होगा इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इस दफा आपको वो वैल्यू चाहिए कि जिस पर ये कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो। स्टूडेंट्स यही असल मसला था इस प्रॉब्लम को इस तरह से समराइज करने का। इसके बाद जो वर्किंग है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगी जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।